हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के करंट अफेयर्स एक्सप्लेन के इस सेशन में। आज की तारीख है 2 सितंबर। चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल पर हम कराते हैं करंट अफेयर्स, बर्निंग इशूज़ और आगे चलकर एडिटोरियल भी कराएंगे और कई बुक्स का जो चैप्टर वाइज डिस्कशन है उसको भी आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी एमसीक्यूज़ तो लगातार कराते रहेंगे। आते हैं हमारे पहले आज के होमवर्क पे। पहला क्वेश्चन था जो हमने आपसे कल पूछा था, कौन सा कंट्री है जिसने पास किया है एक बिल जो क्रिमिनलाइज करता है सिटीजन्स को जो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड टू परस्यू सरोगेसी अरेंजमेंट्स। इसका आंसर दोस्तों है आपका इटली। क्वेश्चन नंबर 2 था, इंडिया has signed MOU with which company mutual cooperation in the realm of artificial intelligence। जो इंडिया AI है उसका आंसर मेटा इंडिया है, जिसका पहले नाम फेसबुक था। कौन सा कंट्री है जिसने शुरू किया है हान कुआंग हान ग्लोरी मिलिट्री एक्सरसाइज? आंसर ताइवान है। इंडिया रिसेंटली एक MOU साइन किया है किस देश के साथ, और उनके साथ मिलकर वो इंडिया स्टैक को शेयर करेगा। जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, इंडिया स्टैक इंडिया के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें आपका कोविन भी आता है, जिसमें आपका UPI भी आता है, जिसमें आपके अलग अलग जो इनिशिएटिव सरकार के हैं वो इंडिया स्टैक में आते हैं, उनको शेयर करेगा टोबैगो के साथ। बाकी रशिया अफ्रीका समिट कहाँ हुई थी? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में अभी कुछ टाइम पहले ऑर्गेनाइज की गई थी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। इंडिया हैज़ ग्रोन एट व्हाट परसेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर एज पर NSO? भारत की जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया कितना ग्रो किया है पहले क्वार्टर में? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 7.8%। एक बात नोट कर लीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की खास तौर पे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है तो जो NSO कहे वो कोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफिशियली इसको मानते हैं। और अगर इसके अलावा पूछे तो RBI जो हर रिव्यू में, हर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में प्रेडिक्ट करती है, उसे आप कोट कर सकते हैं। बाकी सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के, लेकिन अगर ऑफिशियली पूछा जाए तो यही आंसर आपका होगा। लेज़र इंड्यूस्ड डैश स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट in onboard Pragyan has confirmed the presence of sulfur in the region unambiguously। साउथ पोल का जो चाइना का रीजन, जो मून का रीजन है, वहाँ पर सल्फ़र की पहचान हुई। इनफैक्ट 2 डिवाइसेस ने पहचान की है, एक ये है, दूसरा भी जिसकी हमने कल बात की थी। तो यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पे क्या आएगा? इस पे आएगा आपका ब्रेकडाउन। देखिए दोस्तों, जितने भी पेलोड गए हैं चंद्रयान 3 में, उसमें एक एक्स्ट्रा पेलोड गया, इसका नाम शेप है। बाकी सारे पेलोड आपके चंद्रयान 2 के ही पेलोड्स हैं, एक ऐड किया गया है, दैट इज शेप। इल्सा एक और पेलोड है जो कि इंस्ट्रूमेंट है ऑनबोर्ड प्रज्ञान। वो इनमें से एसेंशियली क्या है? एक लैंगम्यूर प्रोब, एक थर्मल प्रोब, एक सेस्मोमीटर, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या फिर एक लेज़र बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेस्मोमीटर। आई अगेन रिपीट, जो लोग नए आए हैं जान लें, मैंने इस पर एक टेबल शेयर किया है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और इस सेशन में भी, जहाँ पर हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या टाइप है, किसने बनाया है, क्या पर्पस है, सब मैंने डिस्कस वहाँ पर किया हुआ है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने फॉर्म किया है एक पैनल जिसको लीड करेंगे भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि ड्राफ्ट करते हैं भारत के इकोनॉमिक सर्वे को, जिनका नाम अरविंद सुब्रमण्यन है, टू स्टडी द इंटीग्रेटेड GST इशू? आंसर क्या होगा? उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु, वहाँ पर हुआ है। कर्नाटका की बात करें तो अभी हाल ही में गृह लक्ष्मी कैंपेन स्कीम शुरू हुई है, जहाँ पर 2000 रुपये का एक पर मंथ एक सपोर्ट दिया जाएगा टू दी एलिजिबल वुमेन। करीब 1.1 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो इस योजना के अंदर आपकी आती हैं। केरल की बात करें तो आज डिस्कस करें केरल के, बिकॉज केरल में इंडिया का पहला AI स्कूल ओपन किया गया है, उसकी डिस्कशन आज हम करेंगे। फिर यूपी की बात करें तो यूपी ने टॉप किया है इन दी 6th सेंसस ऑफ दी माइनर इरिगेशन स्कीम्स। मैक्सिमम जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और फिर उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में खबर आ रही है कि ये यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू कर सकता है। समान न्याय, समान रूल्स हर रिलीजन के लिए उनको ये लागू कर सकता है। देखने वाली बात है कब तक इस पर यहाँ पर अपडेट आता है। चोकुआ राइस हैज़ बीन गिवन द GI टैग
इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये राइस जिससे जीआई टैग मिला है ये असम से दोस्तों आपका बिलोंग करती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भी न्यूज़ में है ऑफकोर्स बिकॉज चाइना का नया मैप आया 28 अगस्त को, जिसमें उसने अरुणाचल को, उसकी जो एक गंदी आदत है, उसने अरुणाचल को अपना हिस्सा दोस्तों जो है वो माना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भारत को मिला है उसका 54th टाइगर रिजर्व। आपको बताना है, मैंने 10 बार बता चुका हूँ, वो 54 टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो राजस्थान में है। इसका जवाब आपको देना है। यूपी की बात करें, मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, हम एक और बात कर सकते हैं। पारुल चौधरी ये गई थी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो बुदापेस्ट में हुआ था। वहाँ पर स्टीपल चेज में इन्होंने जो 3000 मीटर है उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जो है उसको दोस्तों ब्रेक किया है। तो इनका नाम याद रखिए। बाकी हरियाणा के नीरज चोपड़ा हैं, वो बने हैं वर्ल्ड चैंपियन। पहली बार किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में। इससे पहले उन्होंने सिल्वर जीता था और उससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने आपका ब्रॉन्ज हमें हासिल करवाया था। अब आते हैं हमारे आज के नेशनल करंट अफेयर्स पे। दोस्तों सबसे बड़ी खबर वो जो कि सबसे नीचे है, वो है इंडिया इज़ ऑल सेट टू लॉन्च आदित्य L1। इनफैक्ट अभी हमारे जो एस सोमनाथ साहब हैं इसरो के, वो शिरडी साईं बाबा भी गए थे, कई मंदिर भी कई पावन स्थल पे जा रहे पिछले कुछ दिनों से, तो उनकी पिक्चर भी आई थी। तो आज आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च हो जाएगा, इसकी बात आगे करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस पर एक मैंने वीडियो बनाया अलग से, वो वीडियो में कहीं यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है जो कि एक्सप्लोर करेगा द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पैनल को पॉसिबली लीड करेंगे द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसके अलावा एनसीईआरटी को एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है एज पर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इस कंसेप्ट की बात चलिए पहले कर लेते हैं, तो पर उससे पहले हम इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत के जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट ओवरऑल है वो आपका मॉडरेट होने वाला है, हो रहा है सितंबर में, और ऐसी चांसेस हैं कि सितंबर ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन आपका और कम हो जाएगा। तो इनके हिसाब से अच्छे दिन, शक्तिकांता दास के हिसाब से अच्छे दिन आने वाले हैं। इनका चित्र मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है बिकॉज इनको एक अवार्ड मिला है, उसकी बात भी आगे करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो आज से एक दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय सरकार जो है वो एक स्पेशल सेशन प्लान कर रही है पार्लियामेंट में, और कई अहम मुद्दों पर वो बातचीत कर रही है। उनमें एक अहम चीज़ जो निकल कर सामने आई वो आई वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें पूरे देश में एक ही समय में एक बार चुनाव हो जाएं, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको लीड कर रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये वन नेशन इलेक्शन बन जाता है, तो ऐसे वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स हैं जिनमें आपका चेंज आएगा। तो उनमें पहला है आर्टिकल 83। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि स्टेट करता है कि लोकसभा का टर्म 5 साल का रहेगा। आर्टिकल 85 ये स्टेट करता है प्रेसिडेंट के पास पावर है लोकसभा भंग करने की। आर्टिकल 172 है जो कि स्टेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 5 साल का रहेगा। 174 है जो कि कहता है कि एम्पावर करता है गवर्नर को कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। आर्टिकल 356 है जो कि कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। तो ये आर्टिकल्स को चेंज हमें दोस्तों जो है वो करना पड़ेगा, तभी जाकर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट खबर पे। एनसीईआरटी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी जो पॉपुलर है अपने बुक्स को लेकर, जो बुक्स पढ़कर कई लोग यूपीएससी निकालते हैं। तो एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में अपना 63rd फाउंडेशन डे मनाया, और इस मौके पे भारत के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कई अनाउंसमेंट्स किए। उनमें सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था कि एनसीईआरटी को अब से एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, मतलब एक ऐसा हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा, लेकिन वो कंप्लीटली यूजीसी के अंडर, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर नहीं आएगा, उसका खुद का एक ऑटोनोमस स्टांस होगा। पर ये एक बहुत रुतबे की बात है कि एक संगठन को ये स्टेटस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने मेंशन किया एक नई इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है जादुई पिटारा।
अब सवाल आपसे एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हों या फिर मेंस पे आपसे पूछ सकता है कि एनसीईआरटी का रोल क्या है या फिर एजुकेशन में क्या बदलाव आए हैं, एआई के आने से क्या बदलाव आए हैं, तो उस पे आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे हो बैंक के अंदर भी, तो वहाँ पर भी सवाल प्लेनली आ सकता है स्टेटमेंट टाइप में कि जादू पिटारा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इनफैक्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जादू पिटारा जो है वो एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, मतलब ये एआई पर बेस्ड है आपका, जो कि 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए है और ये आंगनवाड़ी के लिए स्पेशली बनाया गया है, जहाँ पर इंटरैक्टिव लेवल पर टीचिंग आपकी हो सकेगी। इसके अलावा दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है एक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स का, जो कि एनसीईआरटी के 7 रीजनल सेंटर्स में जिनको आपका जो है जिनको सेटअप किया जाएगा। तो एआई को खुले दिल से एनसीईआरटी और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है। एनसीईआरटी की बात करें स्टार्टिंग, तो इसकी शुरुआत हुई 61 में। करंट में इसके डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी और इसका लोकेशन दोस्तों जो है वो आपका न्यू दिल्ली में पाया जाता है। अब आते हैं आदित्य L1 पे। दोस्तों आदित्य का मतलब होता है सन, L1 का मतलब होता है लैग्रांजी पॉइंट और L1 का मतलब होता है लैग्रांजी पॉइंट 1। तो एक ऐसा भारत का मिशन जो पहली बार, अगर हम इसरो की बात करें, जो स्पेस में जाएगा टू स्टडी द सन। ठीक है दोस्तों, सन को लेकर मिस्ट्री है बिकॉज उसका टेम्परेचर डिफरेंस है। सेंटर में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है और उसके कॉर्नर्स पे, उसके आउटस्कर्ट्स पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा है। ये मिस्ट्री क्यों है, इसकी स्टडी करने के लिए ये बहुत कारगर आपका साबित होगा। और इसके लिए जो जगह चुनी गई है उस जगह का नाम है आपका दी लैग्रांजी पॉइंट 1। यहाँ पर हमारा जो आदित्य L1 है पहुँचेगा और यहाँ से पहुँच के टकटकी लगाकर लगातार देखता रहेगा कि सन कर क्या रहा है ना। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो अगर आपको मौका मिले कि आप बस घूरते रहें तो ऑब्वियसली बात है आप ऑब्जर्व ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और सोचे जा रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप हो सकता है भगवान कहे आप घंटों घंटों मेडिटेशन करें। वैसे ही एक ऐसा पॉइंट है सन और अर्थ के ऑर्बिट प्लेन पर जिसे L1 कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट है जहां से बिना किसी एक्लिप्स के व्यवधान से, बिना किसी ऑक्यूल्टेशन के या किसी ऑब्स्टेकल से हम कंटिन्यूसली जो L1 मिशन, जो आदित्य L1 है, वो स्टडी सन को कर पाएगा और ये जो मिस्ट्री है खास तौर पे इसको वो चेक कर पाएगा। इस पर्टिकुलर मिशन में करीब 7 आपके दोस्तों जो हैं 7 इसके आपके पेलोड यहाँ पर गए हैं। उनमें से कुछ ग्राउंड स्टेशन से काम करेंगे, कुछ वहाँ पर टेस्ट करेंगे, लेकिन वो 7 पेलोड गए हैं, 7 इंस्ट्रूमेंट्स गए हैं जो स्टडी यहाँ पर दोस्तों करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम चंद्रयान मिशन से कंपेयर करते हैं आदित्य L1 को, तो चंद्रयान मिशन पे जो डिस्टेंस था ट्रैवल करने का, इसके कंपैरिजन में बेहद कम था। वहाँ डिस्टेंस था अराउंड अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस है आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो करीब 4 महीने का समय लगेगा इस पूरे काम को करने में और करीब 380 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पूरे मिशन के अंडर। वो तो कल देखेंगे कल कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि L1 के बारे में चर्चा और कर सकते हैं, तो आइए और कर लेते हैं। तो L1 रिफर्स टू या L रिफर्स टू लैग्रांगियन या लैग्रांजी पॉइंट 1। इट इज़ वन ऑफ द 5 पॉइंट्स इन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ सन सिस्टम। और ये पोजिशंस होती हैं जहां से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, अगर हम बात करें अर्थ और सन की, लाइक द सन एंड अर्थ, वो आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों पैदा करती हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हैं, L1 है, L5 है, L3 है, L4 है, L1 है, L2 है। तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ से जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, अगर हम इस केस में बात करें तो सन और अर्थ के बीच। लेकिन L1 के बारे में कहा गया है कि क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस है, तो यहाँ बिना किसी एक्लिप्स के, बिकॉज इन साइडों में एक्लिप्स होने के चांसेस हैं जिन्हें हम ग्रहण कहते हैं, जिससे कि कंटिन्यूअस स्टडी करना मुश्किल होगा। स्टडी होगा ना सिर्फ उस मिस्ट्री का, बल्कि हम स्टडी करेंगे जो कॉस्मिक इरप्शन होता है यहाँ पर सोलर, उसकी स्टडी करेंगे, सोलर विंड्स की स्टडी करेंगे, सोलर करोना की स्टडी करेंगे। इन सारी चीज़ों की स्टडी यहाँ पर होगी जो कि हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहली खबर है सिंगापुर के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट मिस्टर शनमुगरत्नम
उनको बनाया गया है सिंगापुर का नया प्रेसिडेंट। स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इनका पूरा नाम है आपका शनमुगारत्नम। इससे पहले डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं। दोस्तों, सिंगापुर में जो चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, उसको लोग चुनते हैं और बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट भी करती है। तो ये सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं। ठीक है जी। फिर रशिया ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है, उसने इस्लामिक बैंकिंग को लॉन्च किया है। अब सवाल बनता है कि सर इस्लामिक बैंकिंग होता क्या है? तो खबर में क्यों, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि रशिया ने सितंबर 1 को मतलब वो कल के दिन लॉन्च कर रहा है। कल के दिन उसने लॉन्च किया एक पायलट प्रोग्राम जो कि हार्नेस करता है पोटेंशियल ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर रिबा, जिसे इस्लाम में उर्दू में रिबा कहते हैं और अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं, इस्लामिक बैंकिंग में या शरिया बैंकिंग में इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता। इंटरेस्ट रेट को खराब माना गया है और कोई भी डिवाउट मुस्लिम, कोई भी इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम उसको इंटरेस्ट पे करना गलत माना गया है, खराब माना गया है। उसको पे नहीं करता। अब सवाल बनता है कि बेसिकली कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट ये है कि एक ऐसा बैंकिंग, जब एक बैंक अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है जिसमें इंटरेस्ट रेट वो चार्ज नहीं करता, ठीक है, और ऐसी बैंकिंग जहां पर जो पैसा का लेन देन हो रहा है वो पैसे का इस्तेमाल ना तो किसी ट्रेडिंग में, ना गैम्बलिंग में, ना किसी भी अल्कोहल या पॉक जैसी चीज़ों के सेवन में आप कर सकते हैं, उस बैंकिंग को हम शरिया बैंकिंग कहते हैं। अब आपका सवाल आएगा कि सर अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं मिलता तो कैसे बैंकिंग होती है? देखिए, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंकिंग है आपकी महरबा, इस्लामिक बैंकिंग का पार्ट है, जहां पर एक घर को बैंक ने परचेज किया और जो इस्लामिक बैंकिंग प्रैक्टिशनर है जो उसके तहत वो घर लेना चाहता है उसको घर दे दिया और उससे इक्वल पेमेंट ले रहा है। वो क्या कह रहा है कि आप इंटरेस्ट मत पे करो, लेकिन ये अमाउंट हमने दिया है, आप इन अमाउंट्स को इक्वल पेमेंट्स में हमें वापस कर दो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगा। या फिर एक म्यूचुअल फंड बना दिया जिसमें कुछ हिस्सा बैंक ने लगाया, कुछ हिस्सा उन्होंने लगाया, उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको शेयर कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये काम यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल है तो इसका एक लिमिटेशन है। अब सवाल बनता है कि इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि दुनिया में ऐसे कई मुस्लिम लोग हैं जो इस्लामिक बैंकिंग को मानते हैं, या फिर अगर ये बैंकिंग कोई बैंक अवेल करेगा, कोई बैंकिंग ऑफर करेगा, तो जाहिर सी बात है वो जो एक डेमोग्राफी है, जो वो लोग हैं, वो इस बैंकिंग का हिस्सा अपने आप बन जाएंगे। तो एक तो वो रीज़न हो सकता है, और अलग तरीके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, जैसे कि मैंने आपको बताया महरबा हो गया, और तरीके भी हो सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के थ्रू इस्लामिक बैंकिंग। रशिया ने भी ये कॉन्सेप्ट जो है उसको शुरू किया टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स स्पेसिफिकली फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, स्पेसिफिकली फ्रॉम एरिया जहां से उन्हें अभी फिलहाल बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसको लेकर रशिया ने इस्लामिक बैंकिंग को आपका स्टार्ट किया है। फिर कुछ दिन पहले दोस्तों 65th रामन मैगसेसे अवार्ड दिए गए हैं। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। इस बार ये अवार्ड जो है वो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, वन सेकेंड, हाँ, ये जो अवार्ड हैं आपके वो दिए गए हैं यहाँ पर इन 5 लोगों को। इनमें पहला है कोरवी रक्षन, बांग्लादेश के हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन बांग्लादेश। फिर हैं आपके यूजीन लेमोस, तिमोर लेस्टे जैसे देश के, छोटा सा देश है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है इनका ऑन हाउ यंग टिमोरीज व्यूज नेचर एंड दे सराउंडिंग। नेचर को लेकर काफ़ी ये नेचर कंजर्वेशनिस्ट हैं ईस्ट तिमोर में या तिमोर लेस्टे में। मिरियम कोरोनल फेरर है, ये फिलीपींस की है और इनको दिया गया है फॉर ट्रांसमिटिव पावर ऑफ वायलेंट स्ट्रैटेजीज इन पीस बिल्डिंग, कि कैसे वो नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकती हैं और देश के अंदर, फिलीपींस के अंदर एक शांति की जो मैसेज है उसको पोर्ट्रे कर सकती है। बाकी इंडिया से भी एक हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और इन्हें दिया गया है फॉर हिज डिवोशन टुवर्ड मेडिकल प्रोफेशन एंड फोकसिंग ऑन मेडिसिन व्हाट इज ट्रूली फॉर, दैट इज प्रो हेल्थ पीपल सेंट्रिक, मतलब लोगों को महंगा ना पड़े और उन्हें और उनको हेल्थ के अलावा जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको रिक्योर करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इनको इस बार का जो रामन मैगसेसे अवार्ड है वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी, क्लियर है आपको? इसके अलावा दोस्तों एक अफ्रीकी देश है, इसके बारे में हमने पहले बात की, देश के बारे में, वो है गैबन या गबॉन। गबॉन के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इनफैक्ट वहाँ पर चुनाव हुए थे
और उन चुनावों में जो बहुत ही डिस्प्यूटेड थे, तो वहाँ की मिलिट्री ने एक तरह से कू किया है, उन्होंने तख्ता पलट किया है। और जो करंट वहाँ का चुनाव हुए थे, जहाँ पर अली बोंगो बने थे, उस देश के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट भी थे और उस देश के आपके फिर से राष्ट्रपति बने थे, उनको दोस्तों जो है उनको यहाँ पर हटा दिया गया है और अब वहाँ पर एक तरह से कू हो गया है गैबोन सरकार का। अफ्रीका के बारे में जब मुझे समय मिलेगा मैं अलग से वीडियो भी करूँगा, बिकॉज अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर तख्तापलट होता है। वैसे तो पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन अफ्रीका में इसकी संभावनाएं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गबोन में ये काम आपका हुआ है। अब चूंकि गबोन की बात कर रहे हैं तो आइए ज़रा गबोन का जो स्टैटिक जीके है उसको देख लेते हैं। गबोन की बात करें तो इसका कैपिटल है आपका लिब्रविल और इसका करेंसी है आपका सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फिर आपका आता है यहाँ पर अंगोला, लुआंडा कैपिटल है, क्वांजा करेंसी है। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसका कैपिटल आपका किंशासा है और करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दो अलग अलग नाम है समझिएगा, एक में डेमोक्रेटिक ऐड है एज अ प्रीफिक्स, एक में ऐड नहीं है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल ब्राज़ील है, करेंसी CFA फ्रैंक है। फिर गबोन ऑलरेडी बता दिया। फिर कैमरून की बात करें तो याऊंडे और सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो है वो यहाँ की आपकी करेंसी है। ठीक है, तो ये गबोन देश है। इस पर अगर आप चाहोगे आप कमेंट कर देना, इस पर अलग से वीडियो भी एक इंटरनेशनल इश्यूज़ के लिए बना देंगे। वैसे ही मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है बर्निंग इश्यूज़ की, वो कहीं आपको यहाँ दिख जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आते हैं हमारी अगली खबर पे। अब आते हैं दोस्तों साइंस एंड टेक पे। रिसर्चर्स ने दोस्तों एक ऐसा फंगल स्ट्रेन डिटेक्ट किया है जिससे कि एक फूड टॉक्सिन है, जिससे कि खाना खराब हो जाता था और अगर उसको आप कंज्यूम कर लें खाने के साथ तो आपकी बीमारी हो सकती थी। उसको विनाश करने का वो एक फंगल स्ट्रेन दोस्तों निकाल दिया है। तो एक ऐसा फंगल स्ट्रेन है जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा पैथ्यूलिन को, जो कि एक डेंजरस माइकोटॉक्सिन या फूड टॉक्सिन है, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है और उनके प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, उसे कम करने या उस पर्टिकुलर टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने का ये एक फंगल स्ट्रेन उसने पाया है। अगर हम बात करें पैथ्यूलिन का, जिसका फॉर्मूला है C7H6O4, ये एक माइकोटॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस करता है बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई, और ये टॉक्सिक होता है लाइफ फॉर्म्स के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सो लेट्स सपोज आप एक सेब खा रहे हैं। अब अगर वो सेब कुछ दिन पुराना है तो उस पर ये जो माइकोटॉक्सिन है वो उस पर पनप जाता है और फ्रूट को डिके भी करता है। अगर आपने खा लिया तो आपके लिए भी बहुत खतरे की निशानी या फूड पॉइजनिंग निशानी बन सकती है। तो उसको देखते हुए ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू है कि एक फंगल स्ट्रेन, एक फंगस पाया गया है जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस माइकोटॉक्सिन को, उस फूड टॉक्सिन को। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं डिफेंस पे, बेहद बेसिक खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किया था विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का, और एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था फॉर द एक्विजिशन ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप्स। जो नेवल फ्लीट्स हैं उन्हें एम्यूनिशन, फूड, इमरजेंसी सप्लाई, इन सबको प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। इन शिप्स का वो काम रहेगा और इसका जो टोटल एग्रीमेंट का बजट है दैट इज़ 19,000 करोड़ का। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापट्टनम है वो सप्लाई करेगी 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एट अ कॉस्ट ऑफ 19,000 करोड़। दोस्तों कल के दिन एक और बड़ी खबर आई है। महेंद्रगिरी जो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट है उसको लॉन्च किया गया है मुंबई में मज़ागांव डॉक्स में, और विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द 7 फ्रिगेट जो कि मज़ागांव डॉक्स और गार्डन रीच मिलकर बना रहे थे। अलग अलग 4 मज़ागांव और 3 आपके गार्डन रीच, वो अब 7वां उसका जो है 7th जो शिप है, जो कि नाम दिया गया फ्रॉम अ सेंट्रल पीक इन उड़ीसा, उस नाम से उसको लॉन्च किया गया है। अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। हर महीने एक उत्सुकता रहती है तैयारी करने वालों की, खास तौर पे जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें फाइनेंस का एंगल आता है। देखो एसएससी में भी अब आने लगा है, तो एसएससी वाले परेशान ना हो, यूपीएससी पीएससी में तो आता ही है, बैंक में तो क्या कहने, चाहे वो आरबीआई ग्रेड भी हो या फिर कोई पेपर हो। तो जीएसटी रेवेन्यू जो है उसमें 3 मंथ के लो पे है, लेकिन कंपैरिजन में ग्रोथ भी करीब 11 से 12% की हुई है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो पिछले 3 महीनों के लो पे है, एंड इट इज़ एट 1.59 लाख करोड़। ये अमाउंट है जो कि जीएसटी का रेवेन्यू हमारे सामने दोस्तों जो आया है। और ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर,
तो अगस्त 2022 से जो ग्रोथ है वो आपकी 10.76% की टू बी एग्जैक्ट है, बट इट इज़ एट अ 3 month लो ऑफ 1,09,009 करोड़। आप स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं, जहाँ पर ये फिगर आपके सामने ऑलरेडी आपको दर्शा देगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसको देखिए आप ध्यान से, तो 3 month के लो पे है। ऑब्वियसली बात है जो आपका मई का महीना तो उससे ज़्यादा, लेकिन पिछले 3 महीनों से 3 महीने कंपैरिजन में ये पिछले 3 महीने कंपैरिजन में ये आपका एक लो कैटेगरी में ज़रूर आ चुका है। 3rd month के लो पे ये आपका आ चुका है, ठीक है। तो जीएसटी रेवेन्यू ये है। जनरली एग्जामिनेशन में आपसे रेवेन्यू नहीं पूछता, लेकिन इंटरव्यू में आपसे ज़रूर पूछता है कि जीएसटी रेवेन्यू कितना है, बिकॉज ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नाउ सबस्यूम्ड इन द जीएसटी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी को लेकर एक कमिटी बनाई है तमिलनाडु सरकार ने, जिसको अरविंद सुब्रमण्यन जी जो हैं वो आपके लीड करें, जो भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। बहुत नया है, अच्छा कंसेप्ट है, सुनिएगा आराम से। भारत के जो अमीर हैं ना, वो तो अमीर हैं, उनका परिवार अमीर होगा, तो वो लोग एक साथ क्या करते हैं, निवेश करते हैं, और उनके लिए अलग से एक वेल्थ एडवाइजरी फर्म बनती है जो उनको गाइड करती है आप अपना पैसा कहाँ लगाएं। जब हम बात करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट की, तो जाहिर सी बात है अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे डॉलर में तो उनको रिटर्न मिलेगा डॉलर में, जो कि बहुत ऑब्वियसली बात है और लॉजिकल बात है कि फ़ायदे की बात है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने एक नया कंसेप्ट लाए हैं। इनफैक्ट कंसेप्ट ये दुनिया में पुराना लेकिन इंडिया में नया है, जहाँ पर गिफ्ट सिटी में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है IFSC, वहाँ पर जो भारत के अमीर हैं वो अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, और निवेश करने पर उनको टैक्स में छूट मिलेगी। और अगर वो इंडिया में पैसा निवेश करेंगे तो उस पर उन्हें छूट तो मिलेगी, साथ ही साथ ये अवॉइड करेगा उनको दुनिया में निवेश करने से, ताकि वो इंडिया में निवेश करके इंडिया से पैसा कहीं और निवेश करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि नारायण मूर्ति साहब ने IFSC में निवेश किया और वहाँ से पैसा उन्होंने कहीं और निवेश किया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पैसे का सोर्स है वो इंडिया से है, तो रिटर्न भी इंडिया ही होगा। तो जिससे फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ आपने निवेश किया इंडिया में, उससे टैक्स छूट मिली, और अगर आपने इंडिया से निवेश कहीं और किया तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा जो इंडिया वापस आएगा, उससे जो एक फॉरेन एक्सचेंज का गेन है वो इंडिया को भी होगा और इनको भी होगा, दोनों का ही फायदा है। तो इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए एक कंसेप्ट को लॉन्च किया है, और ये कंसेप्ट है इंडिया का पहला फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि गिफ्ट सिटी में आपका लॉन्च किया गया है। अगर समझ में नहीं आया है समझाता हूँ फिर से आराम से। सबसे पहले समझिए इन्वेस्टमेंट होता कैसा है। जब हम बात करते हैं फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड की, तो इसमें निवेश करता है एक फैमिली ऑफिस। एक फैमिली ऑफिस एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी फर्म है, जो कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो इंडिविजुअल्स, जिसमें जो आपके सामने फ़ोटोज़ हैं आज़िम हाशिम प्रेमजी की और नारायण मूर्ति साहब की, ये भी आते हैं, इनको गाइड करता है कि आप पैसे कहाँ निवेश करें। तो इनको गाइड करता है कि आप निवेश करें एक फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड में। अब इंडिया के हिसाब से FIF या फिर एक फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है? बेसिकली एक FIF एक ऐसा तरीका है जिससे जो इंडियन सिटीजन, जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं, वो अपने पैसे को निवेश करते हैं इस फंड में, ताकि उन्हें टैक्स में छूट मिले इस फंड में। साथ ही साथ वो जो पैसा वो निवेश करते हैं, इसको बाहर पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसी पैसे को वो वहीं से बाहर निवेश कर सकते हैं, जिससे कि एक्सचेंज कंट्रोल बना रहे, ताकि वो पैसा वापस इंडिया आए और इंडिया का एक्सचेंज जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो। बेसिकली एक सिंगल फैमिली या लोग, कई रिच लोग मिलकर एक फैमिली कंट्रोल के अंडर निवेश कर सकते हैं, और इसमें 100% का इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है उस निवेश पे 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए विद इन अ 15 ईयर पीरियड। मतलब पैसा ही पैसा कमाओ भी और टैक्स में छूट पाओ भी। ये एक तरीका है ताकि उनका जो पैसा है वो बाहर निवेश ना हो, बल्कि इंडिया में निवेश किया जाए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया है कि वो $250,000 तक पैसे इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्रेमजी ग्रुप है, प्रेमजी जी कंपनी है, उनका ग्रुप है, तो वो अपना 90% पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ द नेटवर्थ। ठीक है, तो जो सॉरी माफ़ करिएगा, 90% फैमिली, मतलब ऐसी कंपनीज जिनमें उस फैमिली की ओनरशिप 90% है,
वो अपना 50% वर्थ तक का जो पैसा है उसे इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बात समझ में आपको? इंडिविजुअल लेवल पर इतना पैसा लिमिट है, और अगर आप फैमिली ओन्ड फंड है, अगर आपका फैमिली ओन्ड बिजनेस है जिसमें 90% आप ओनरशिप है आपकी, जैसे कि रिलायंस की बात कर सकते हैं, या फिर मैं बहुत डिटेल नहीं चाहूँगा, किसी कैसी कंपनी की बात करें जहाँ पर 90% उनका फैमिली ओन्ड बिजनेस है, तो 50% अपने नेटवर्थ का पैसा यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और उन्हें मिनिमम $10 मिलियन का पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ये मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तभी जाकर उनको जो बेनिफिट्स हैं टैक्स में वो इनको यहाँ पर मिल पाएंगे। एग्जामिनेशन की बात करें तो सवाल आपसे बनेगा FIF का फुल फॉर्म क्या है और फैमिली ऑफिस क्या होता है, इतना ही आप पढ़ के चले जाइएगा। फिर दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको कल के दिन कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% है पहले क्वार्टर में, NSO ने कहा है। और इसी खबर के बाद जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपनी रेटिंग भी पेश की है कि उनके हिसाब से GDP ग्रोथ रेट कितना है। तो मूडीज़ जो दुनिया की एक नामचीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग 6.7% है। पहले उसने 5.5% कहा था करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। मॉर्गन स्टैनली का पहले था 6.2% का, अब 6.4% का है। नमो रिसर्च का पहले आपका 5.5% का था, अब आपका 5.9% का है। बोफा ग्लोबल रिसर्च का पहले 6.5 अब से 6.3% है, उसने कम किया है। बाकी सबका करंट आया है आपका MK का 5.7%, SBI कैपिटल्स का 6% और HSBC होल्डिंग्स का 5.8%। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, उसका लिंक बता दूं कहाँ से PDF आपको मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में शक्तिकांता दास जी न्यूज़ में है, क्योंकि इन्हें दिया गया है बाय US बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा द बेस्ट बैंकर, द टॉप सेंट्रल बैंकिंग विद द A कैटेगरी। मतलब A कैटेगरी में सबसे बेहतर कैटेगरी, इन्हें टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड दिया है बाय दिस पर्टिकुलर मैगजीन। इनफैक्ट मोदी जी ने ट्वीट करके कंग्रेचुलेट किया भारत के शक्तिकांता दास को फॉर दिस अमेजिंग एंड यूनिक फीट। नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों PNB भारत का पहला, ये लिख लीजिए कहीं पर, भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जो एनेबल करेगा MSME एक्सेस इंस्टेंट लोन्स यूजिंग GST इनवॉइस। मतलब भारत की जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, मतलब जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है जिनका टर्नओवर आपका 5 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का है, अगर उन्हें लोन लेना है, इंस्टेंट लोन लेना है, तो जो उनके GST इनवॉइसेस हैं, जो कि ये बात को दर्शाता है कि उनके ये ट्रांजैक्शंस हैं, उन इनवॉइसेस के बेस पर उन्हें इंस्टेंट लोन दोस्तों मिल सकता है। ये एक तरीका है ताकि MSMEs को वो और स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके लिए PNB ने दोस्तों GST सहाय स्कीम जो है उसको लॉन्च की है, और इसको लॉन्च करने के साथ इंडिया का ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एक इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर करता है फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और GST इनवॉइस के जरिए ये लोन उनको ऑफर करता है। और ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। जनरली हम जब PSBs की बात करते हैं तो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा और टू अ लार्जर एक्सटेंट कैनरा बैंक, ये बैंक लीड करते हैं इन एंडेवर्स में, लेकिन इनमें PNB ने SBI, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से बाजी मारी है, और ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने ऐसा एक ऐप जो है वो लॉन्च किया जहाँ पर GST इनवॉइस दिखाकर इंस्टेंट लोन MSMEs को मिल सकता है। अब चलते हैं हमारे अलग अलग राज्यों पर। पहला राज्य हमारा कर्नाटका है। वहाँ पर कुछ महीने पहले घोषणा हुई थी कि बेंगलुरु शहर में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आपका बना है, और ऑलरेडी दोस्तों अब ये बनकर आपका रेडी हो चुका है। इसको लॉन्च कल के दिन आपका जो है वो दोस्तों किया गया है। ये जो आपका ऑफिस है ये बना है एट दी कैम्ब्रिज लेआउट, ठीक है, वहाँ पर डाकघर आपका बना है, और ये इंडिया का पहला आपका एक ऐसा डाकघर है जो कि 3D प्रिंटिंग से बनकर आपका रेडी हुआ है। फिर दोस्तों नागालैंड पहला स्टेट बना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहां पर आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट को उसके आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं। मतलब पैदा होते ही उसके पास खुद का एक आधार कार्ड की पहचान होती है। ऐसा करने वाला नागालैंड जो है वो इंडिया का पहला राज्य बन गया है। होता यह है कि जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको लिंक करके आधार कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा, ताकि उसी समय से उसके पास एक आधार कार्ड हो, और सरकार के लिए, देश की, केंद्र की और स्टेट की के पास डेटाबेस में उसकी जानकारी भी कंप्लीटली आ जाए, आगे चल के कई योजनाओं में उसका इस्तेमाल भी वो कर सके। तो नागालैंड इंडिया का वो पहला स्टेट आपका दोस्तों जो है वो बना है।
इसमें जो बच्चे हैं जिनकी एज 0 से 5 साल है उनके बीच की मुहिम है, जहां पर ALBR दैट इज़ दी आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के ज़रिए वो लिंकेज आपका आधार कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट का हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये योजना आपकी दोस्तों न्यूज़ में है। फिर दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इंडिया का पहला AI स्कूल ओपन हुआ है, लॉन्च हुआ है इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, ये जो स्टेट है, ये जो आपका स्टेट है, इसका ये जो लोकेशन है आपका इस पर्टिकुलर स्टेट का, ये लोकेशन आपका केरल के अंदर है और इसका देखिए नाम दिया हुआ है संतिगिरी विद्या भवन और ये आपका AI लर्निंग को प्रमोट करता है। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराता है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला देने की भी ये कोशिश करता है। तो AI की कम्प्लीटली AI कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका स्कूल जो है वो केरल के अंदर जो है वो आपका स्टार्ट किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों हमारे MOUs पर। वायाकॉम 18 जिसको मुकेश अंबानी ओन करते हैं, उन्होंने BCI TV और डिजिटल मीडिया राइट्स को अक्वायर किया है और ये 5 साल की राइट्स हैं जिनमें करीब 88 मैचेस होंगे और टोटल जो खर्चा किया है वायाकॉम 18 ने परचेज करने के लिए दैट इज़ 5963 करोड़ रुपीज़। याद रखिएगा इसमें IPL की बात नहीं है, उसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो TV राइट्स बिकी हैं 2862 करोड़ में, ठीक है, और डिजिटल राइट्स बिकी हैं आपकी 3101 करोड़ में, जिसको मिलाकर आपका हो गया 5963 करोड़ का। इतने पैसे में जो वायाकॉम 18 है उसका जियो सिनेमा या जो अलग अलग आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ PCI के मैचेस दिखाएगा। 88 मैचेस होंगे और बेस प्राइस था 20 करोड़ रुपए पर मैच का और 25 करोड़ पर मैच का डिजिटल राइट्स का था। टोटल इतना अमाउंट था, तो डिजिटल राइट्स के लिए इतना पे किया गया है और TV राइट्स के लिए इतना, जिससे मिलाकर 5963 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वायाकॉम 18 ने टू हैव द डिजिटल TV राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग फॉर ऑल द BCI मैचेस। उसके लिए राइट्स जो हैं 5 साल के लिए वो इनके पास चली गई हैं। हॉटस्टार से इनका कॉम्पिटिशन था लेकिन उनसे कॉम्पिटिशन में ये अब आगे आपके आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो आज के दिन दोस्तों 2 सितंबर की बात करें, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल कोकोनट डे। इसका थीम है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसी थीम के बेस पे आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय कोकोनट दिवस जो है वो मना रहे हैं। इसी बात पे आप सब कोकोनट खा लीजिएगा आज के दिन, आपको याद रहेगा कि मैंने कब कोकोनट खाया था। बाकी ये डेज ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कल के दिन, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम पे। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑब्जर्व किया है पहले से 8वें सितंबर तक लिटरेसी वीक, और इसको ऑब्जर्व किया गया है अंडर अ प्रोग्राम कॉल्ड एज द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास बेसिकली एक मुहिम है जिसमें डिजिटली एक ऐप के ज़रिए वो कोशिश करती है कि वो बच्चे जिनकी शिक्षा अधूरी रह गई, जो किसी कारणवश शिक्षा में नहीं जा पाए, एजुकेशन में नहीं जा पाए, उनको इन ऐप्स के ज़रिए लर्निंग प्रोवाइड करना, उनको भी लिटरेसी प्रोवाइड करना, ताकि बेसिक लेवल पर उनकी साक्षरता, उनकी लिटरेसी जो है वो आ सके। और इसके लिए दीक्षा पोर्टल ऑफ NCERT का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के ज़रिए वो ऐप को लॉन्च भी किया गया। उसी प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए लिटरेसी वीक को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने लॉन्च किया है 1 से लेकर 8 सितंबर तक। फिर दोस्तों फाइनली आपका हुआ है 1986 1 जुलाई, ये वो डेट है जब इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बने थे विश्वनाथन आनंद। एक समय में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर भी थे, इस समय 9th पर हैं। अब इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर जो हैं उनका नाम है डी गुकेश। ही हैज़ रिप्लेस्ड विश्वनाथन आनंद एज द टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, और लेटेस्ट रैंकिंग में ये नंबर 1 पे आपके आए हैं और सितंबर 1 से वो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हो चुके हैं। इनफैक्ट नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भी ये बात कही कि मेरे हिसाब से सबसे जो टफ मैच मैंने खेला था पिछले 1-2 सालों में वो डी गुकेश के साथ मैंने खेला है। तो एक तरफ आपके प्रगनंदा हैं जो पहुँचे थे फाइनल्स में अगेंस्ट कार्लसन, और एक तरफ डी गुकेश हैं जो अब इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हो चुके हैं। तो द फ्यूचर ऑफ इंडियन चेस इज़ ब्राइट एंड होलसम, है ना। तो ये बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों जो है वो आ रही है आपकी फुटबॉल से। दोस्तों फुटबॉल में और नेदरलैंड्स के एक बहुत ही मशहूर आपके गोलकीपर थे जो एक स्वर्णिम युग था डच फुटबॉल का, उसके पार थे। उनका नाम है आपका जान जोग ब्लोएथ।
ठीक है। जान जॉक ब्लोएट जो हैं हु प्लेड इन 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स हैज़ डाइड आफ्टर लॉन्ग इलनेस एट 82 और इन्होंने 1974 का फाइनल भी खेला था म्यूनिक में, जहां पर दे लॉस्ट 2-1 एंड ये ग्लव्स के बिना खेलते थे और उनका मानना था कि बिना ग्लव्स के अगर वो ग्लव्स पहन लेंगे तो बॉल को फील नहीं कर पाएंगे। तो इनका दोस्तों जो है वो डेथ आपका अभी हो चुका है और इनका नाम है जैन्स जॉन्ग ब्लोएट। नेक्स्ट पे आते हैं। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि MS धोनी महिंद्रा की ब्रांड स्वराज ट्रैक्टर्स के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे वर्क करेंगे। स्वराज ट्रैक्टर्स जो है मोहाली बेस्ड पंजाब बेस्ड एक कंपनी है जो सब्सिडरी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और ये 74 में स्टैब्लिश की गई थी और अब महिंद्रा के अंडर वर्क करती है। तो उसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, अब 3 बड़े अपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपके दोस्तों, और वो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपके पहला अपॉइंटमेंट है जो कि जब मैं रात में करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहा था तो जैसे ही मैंने प्रिपेयर किया उसके 15 मिनट के अंदर ही मुझे को अपडेट करना पड़ा, और वो है आर माधवन जो है ये FTII जो है, जो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, फिल्म टीवी टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ऑफ पुणे, उसके ये नए चेयरमैन बने हैं। FTTI जो है वो 1960 में बना आपका, और पुणे में इसके आपके हेडक्वार्टर। इसके अलावा जया वर्मा जो हैं वो बनी है पहली महिला टू लीड द रेलवे बोर्ड। अपने इतिहास में रेलवे बोर्ड जो कि मैनेज करता है इंडियन रेलवेज़ को, अपने इतिहास में पहली बार एक महिला को वो ये जगह मिली है, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा जी। इसके अलावा दोस्तों श्री VL कांठा राव, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, श्री VL कांठा राव जो हैं ये दोस्तों आपके बनाए गए हैं द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मतलब VL कांठा राव जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नए सेक्रेटरी के तौर पे आपका वर्क करेंगे। इनका नाम भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट संगठनों में दोस्तों। UN ने एक गाइडेंस, उसने एक फरमान जारी किया, उस गाइडेंस का नाम है जनरल कमेंट नंबर 26, जो कि जारी किया गया 28 अगस्त को, जिसमें उसने कॉल किया है फॉर क्लाइमेट एक्शन बाय स्टेट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स। उसने यहाँ पर कहा है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के और क्लाइमेट चेंज के बच्चों के ऊपर, उन राइट्स को भी देखा जाए और एक क्लीन हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की कोशिश की जाए ताकि जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं, भविष्य की जनरेशन है, उसको भी फ़ायदा पहुंचे। तो UN ने पहली बार एक ऐसा गाइडेंस पेश किया है जहां पर क्लाइमेट एक्शन को, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को लिंक किया है विद द प्रिजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। उस वजह से UN आपका न्यूज़ में है। UN की बात करें, UN की शुरुआत हुई 24 अक्टूबर 1945 में, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स हैं। 193 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर साउथ सुडान था 2011 में, और अंतोनियो गुतेरेस स्पेन के इसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पे फिलहाल वर्क कर रहे हैं। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है भोरमदेव को लेकर बीच में खबर आई थी कि इसे एक टाइगर रिजर्व के तौर पे बनाया जाएगा, लेकिन जो एक PIL जारी हुआ था, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जारी हुआ था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, उसको उस हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसने कहा है कि इसे अभी आप सेंचुरी के तौर पे रखें, इसे टाइगर रिजर्व आप ना बनाएं। इस वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी न्यूज़ में है। इसका लोकेशन है आपका कवर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर एक भोरमदेव टेम्पल है, उसके नाम पर है। इसका साइज़ करीब 125 स्क्वायर माइल्स है। यहाँ पर 2 रिवर्स का ओरिजिन होता है, पहला है फैन, दूसरी है संकरी। यहाँ के फूल पौधों में आपका सल, सजा, तिनसा, करा और हल्दू है। यहाँ के जानवरों में, पक्षियों में आपका टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, स्लॉथ बियर्स, सांबर डियर, बाकिंग डियर, चित्तल, स्पॉटेड डियर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये है आपका भोरमदेव का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी दोस्तों आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। होंगसांग रेलवे स्टेशन जो है वो अभी न्यूज़ में है, कौन से स्टेट में है? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है जो एम करता है टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट एनैक्टेड इन विच ईयर? कौन सा स्टेट है जो अनाउंस किया है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैंग्रोव सेल? किस कंट्री ने पास किया है एक बिल जो कि क्रिमिनलाइज करता है सिटीजन्स ट्रैवलिंग अब्रॉड टू परस्यू सरोगेसी अरेंजमेंट्स? इन सवालों के जवाब हमें दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए
तो ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, यहाँ पर स्कैन कर लीजिए, वहाँ ग्रुप में जुड़ जाइए, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप जोड़ सकते हैं, जो कि ग्रुप का लिंक यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। बाकी अगर आपको मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना है तो ये मेरा सोशल मीडिया ग्रुप भी आपको दिया हुआ है। बाकी जो इस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वो आपको यहीं कहीं ऊपर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, एंड मुलाकात करते हैं अब आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड पीस आउट गाइस, बाय बाय।